Hello all, welcome to our channel Easy Tax. Today's topic is reassessment notices and unsettled issue. Why unsettled? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. हुआ क्या 1/4/21 से लेके 30 जून 21 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे नोटिस इशू किए सेक्शन 148 के टू वेरियस असेसीज. अराउंड 90,000 नोटिस इशू किए हुए. इनमें से कुछ असेसीज ने इन नोटिस को चैलेंज किया रिट कोर्ट में बिफोर वेरियस डिफरेंट हाई कोर्ट्स. और नॉर्मली ऑल हाई कोर्ट्स ने ये नोटिस क्वैश किए, फैसला सुनाया असेसी के फेवर में. अल्टीमेटली मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट इन अपील बाय द डिपार्टमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने इन लैंडमार्क डिसीजन आशीष अग्रवाल में इशू को सेटल कर दिया. तो इशू सेटल हो गया. तो आज हम क्यों कह रहे हैं सेटल्ड है? बिकॉज सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन लेकर आया टू रीड टू इंटरप्रेट दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और इसमें इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया ना वेरी इनोवेटिव वे. इतना इनोवेटिव था जिसके चक्कर में सारा का सारा इशू अनसेटल्ड हो गया. अब जो प्रोसीडिंग्स थी जो सेटल हो चुकी थी उसके अगेंस्ट सब असेसीज को दोबारा से हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है टू डिमांड जस्टिस. डिफरेंट हाई कोर्ट डिसीजन आ रहे हैं. 3 हाई कोर्ट आ चुके हैं, 1 अगेंस्ट है, 2 फेवर में है. अल्टीमेटली मैटर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाके ही डिसाइड होगा. तो डिटेल में समझते हैं बैकग्राउंड क्या था, फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन क्या हुई जो हाई कोर्ट्स में जो सुप्रीम कोर्ट सेटल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को कैसे सेटल किया, सीबीडी ने क्या इनोवेटिव तरीका निकाला उसको पढ़ने का, और अब क्या इशू उठ के आ रहा है, और अगर आपके किसी क्लाइंट के पास नोटिस है तो अब आगे आप क्या करोगे. ठीक है जी, डिटेल में समझते हैं. तो समझने के लिए पहले हमें 2 चीज समझनी जरूरी है. पहला एक इवेंट हुआ था अपना कोविड. मार्च 20 में फ्रेंड्स आया कोविड. उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने काफी सारी कंप्लायंस की काफी सारी क्या सभी कंप्लायंस की ड्यू डेट बढ़ा दी. वो कहां बढ़ाई, किससे बढ़ाई? वो बढ़ाई बाय एन एक्ट कॉल्ड टोला, टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट. ये एक्ट लाया गया टू डेफर द कंप्लायंसेस ड्यू डेट, और इसके अंदर डिफरेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती गई जिससे ड्यू डेट बढ़ती गई. मोटा मोटा क्या हुआ, जो 20 मार्च 20 के बाद जो भी ड्यू डेट पड़ रही थी वो इन इफेक्ट सेट अपना पोस्टपोन हो गई टू 30 जून 21. 20 मार्च 20 के बाद की जो ड्यू डेट थी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते वो डेफर हो गई 30 जून 21 तक. तो एक बात तो ये हुई. दूसरी डेवलपमेंट क्या हुई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द फाइनेंस एक्ट 21. फाइनेंस एक्ट 21 ने रीअसेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसको ड्रास्टिकली चेंज कर दिया. जीके एंड राइट शाफ्ट जो था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उसको एक्ट के अंदर ले आए. जो अर्लियर सेक्शन थे 147 टू 151 वो सारे के सारे रीराइट किए गए, सब्स्टिट्यूट किए गए बाय न्यू सेक्शन 147 टू 151. और जो न्यू सेक्शन थे ये एप्लीकेबल थे फ्रॉम 1 अप्रैल 21. हमें डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी इसलिए डेट्स थोड़ा सा कोशिश करना ध्यान रखने की कि नया जो प्रोसीजर था वो कब से एप्लीकेबल था 1/4/21. ठीक है जी, ठीक है. अब हुआ क्या, डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 ये दोनों डेट क्यों रेलिवेंट है, मतलब ये 2 डेट क्यों, ये पीरियड क्यों? 1 अप्रैल 21 नोटिस तो पहले भी इशू हो गया, बाद में भी इशू हुए होंगे, बट इस पीरियड के बीच में जो नोटिस इशू हुए ये सारे नोटिस चैलेंज किए गए एसएससी के द्वारा बाय द बिफोर द हाई कोर्ट. इसी पीरियड के बीच में क्यों, इनकी क्या रेलिवेंस है? बिकॉज 1 अप्रैल से क्या हुआ था, नया प्रोसीजर आया था फॉर रीअसेसमेंट. ठीक है, 147 टू 151 नए सेक्शन एप्लीकेबल हो गए थे. और 30 जून 21 को क्या हुआ था, दिस वाज द लास्ट डेट जो सारी कंप्लायंसेस आगे बढ़ाई गई थी अंडर टोला एक्ट. मैंने बताया था ना अभी टोला में क्या हुआ था कि 20 मार्च 2020 के बाद जो भी कंप्लायंस पड़ रही थी वो धीरे धीरे करके उनको शिफ्ट कर दिया 30 जून 21 तक. तो हुआ क्या, 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 तक डिपार्टमेंट ने 148 के नोटिस इशू किए एसएससी को. बट उन्होंने जो नोटिस इशू किए ये इशू किए अंडर द ओल्ड लॉ, जो ओल्ड लॉ था 148 का. ठीक है जी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने अंडर ओल्ड लॉ क्यों किए? क्योंकि उन्होंने ये सोचा डिपार्टमेंट ने कि टोला ने सारी टाइमलाइन बढ़ा दी है. 20 मार्च के बाद जो भी टाइमलाइन पड़ रही थी
उसको उन्होंने 30 जून तक शिफ्ट कर दिया, 30 जून 21 तक। तो उन्होंने कहा अगर मैंने 20 मार्च 20 के बाद कोई नोटिस इशू करना था, या 20 मार्च 20 को कोई नोटिस इशू करना था, अगर मैं 30 जून 21 को भी वो इशू करता हूं, तो ये माना जाएगा कि वो 20 मार्च 20 को इशू हुआ है। बिकॉज आप समझो, डिपार्टमेंट का क्या था, टोला ने क्या कहा, टोला ने कहा अगर कोई किसी का ड्यू डेट 20 मार्च 20 या उसके बाद पड़ रहा था, तो वो आप काम 30 जून तक कर सकते हो, 30 जून 2021 तक। तो अगर कोई असेसमेंट का नोटिस 31 मार्च 20 को टाइम बार हो रहा था पुराने लॉ के अंदर, क्योंकि 31 मार्च 20 तक नया लॉ तो आया नहीं था, तो 31 मार्च 20 तक कौन सा टाइम बार हो रहा होगा, 4 साल 6 साल, अगर 6 साल को माने अगर हम, तो AY 13-14 या उसका सब्सिक्वेंट ईयर जो भी है, इन सबके नोटिस 13-14 सब्सिक्वेंट ईयर्स के 31 मार्च 20 तक इशू हो सकते थे। उन्होंने 31 मार्च 20 को तो किए नहीं, उन्होंने ये इशू किए मान लो 30 जून 2021 में, और किए कहां पे, अंडर द ओल्ड लॉ, विद द अंडरस्टैंडिंग कि ये जो नोटिस इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है इन इफेक्ट ऑन 31 मार्च 20, एंड देयरफॉर उन्होंने इसको ओल्ड लॉ में इशू किया। बट एसएससी ने क्या चैलेंज किया, एसएससी ने कहा कि 1 अप्रैल 21 से तो नया लॉ आ गया है। अब नया लॉ अगर आ गया है, तो इवन इफ टोला ने ड्यू डेट बढ़ा दी है, बट सिंस 1 अप्रैल 21 को पुराना लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी ड्यू डेट कैसे बढ़ सकती है। ये आर्ग्यूमेंट लिया क्या कि जो सारी नोटिफिकेशंस आई जो ड्यू डेट को बढ़ा रही हैं, दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द मेन लेजिस्लेशन। और मेन लेजिस्लेशन कौन सी है, इनकम टैक्स एक्ट एंड टोला। तो जब कोई चीज जो मेन प्रिंसिपल सेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अ नोटिस, तो इवन इफ अगर ड्यू डेट बढ़ भी गई तो वो ड्यू डेट उस टाइम के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। तो सेस्सी का आर्गुमेंट ये था कि टोला ने जो भी ड्यू डेट बढ़ाई है, बट क्वा सेक्शन 148 के लिए वो ड्यू डेट अंडर द ओल्ड लॉ, जो ओल्ड 148 है उसके लिए वो ड्यू डेट यही मानी जाएगी कि वो बढ़ी है 31 मार्च 21 तक। बिकॉज 1 अप्रैल 21 के से तो ये सेक्शन ही डिलीट हो गया अंडर द स्टैच्यू। अब लॉ की बुक्स में सेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके ड्यू डेट बढ़ाने का लॉजिक ही नहीं बनता। तो जो भी नोटिस इशू हुए कब से कब तक, 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 तक अंडर द ओल्ड लॉ, तो उनको चैलेंज किया बिफोर द हाई कोर्ट। और ऑलमोस्ट ऑल हाई कोर्ट्स ने कहा बिल्कुल सही बात है कि नोटिफिकेशन मेन एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकती। अगर एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ओल्ड प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता, जो तो इन नोटिस का जो ओल्ड प्रोविजन में अंदर इशू किए गए हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये सारे के सारे नोटिस क्वैश हो गए। ठीक है जी, मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात माना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, इनकम डिपार्टमेंट से गलती हुई है, ये जो नोटिस थे ये ओल्ड लॉ में इशू नहीं हो सकते थे। बट उन्होंने कहा अल्टीमेटली इससे अगर हम इसको क्वैश कर देते हैं तो इससे काफी मेजर नुकसान होगा टू द पब्लिक एक्सचेकर। जो रेवेन्यू है, जो इनकम टैक्स कलेक्शन है, उस पर काफी मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक मिडल वे निकाला। उन्होंने कहा हम मान लेते हैं ये जो नोटिस हैं ये नए लॉ में इशूड अंडर न्यू लॉ, और एक प्रोसीजर बताया, एक मैकेनिज्म बताया जो एओ इनकम टैक्स ऑफिसर फॉलो करेगा टू गिव लाइफ टू द नोटिस, टू गिव लाइफ टू द प्रोसीडिंग्स। तो प्रोसीडिंग कैसे की जाएंगी इन नोटिस के द्वारा, एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया डिपार्टमेंट को। अभी डिटेल में पढ़ते हैं, इतना समझे। आओ हम पीपीटी देखते हैं। तो फैक्चुअल बैकग्राउंड अभी तक क्या था, टैक्स डिपार्टमेंट इशू नोटिस ऑन और आफ्टर 1421 अंडर द अनअमेंडेड सेक्शन, जो ओल्ड सेक्शन था 148 इन रिस्पेक्ट ऑफ AY 1314 एंड सब्सिक्वेंट ईयर। 1314 समझ गए, बिकॉज 12-13 का नोटिस तो 1 अप्रैल 21 को इशू भी नहीं हो सकता। आप कहोगे 13-14 कैसे हो सकता है, 13-14 का हो सकता है बिकॉज होगा टोला। बिकॉज 13-14 का लास्ट डेट क्या था, 31 मार्च 2020, और 20 मार्च 20 से डेट आगे बढ़ गई थी। तो इस चक्कर में 31 मार्च 20 भी आगे बढ़ गई 30 जून 2021 तक। तो इस चक्कर में 13-14 का इशू हो सकता है, बट 12-13 कब एक्सपायर हो गया, 12-13 एक्सपायर हो गया 31 मार्च 2019, उसका कोई भी एक्सटेंशन नहीं बढ़ा, तो इससे 12-13 तो इशू हो ही नहीं सकता। तो नोटिस जो इशू हुए थे वो 13-14 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के हुए थे। ठीक है जी।
नोटिस वाज इशूड relying on the notification extending timeline for various compliances in view of COVID-19। टोला की बात कर रहे हैं कि जो टाइमलाइन एक्सटेंड हुई थी उनके उस पर रिलाई करके नोटिस इशू किए गए थे। assessee contested the same on the ground that notice issued under old law are illegal। तो assessee ने कहा इलीगल है। क्यों इलीगल है समझ गए आप? बिकॉज दे आर इशूड अंडर द ओल्ड लॉ व्हेन द ओल्ड लॉ इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ये ओल्ड लॉ के अंदर इशू किए गए हैं जब ओल्ड लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस सारे के सारे नोटिस कंटेस्ट किए गए बिफोर द हाई कोर्ट्स। टोला के अंदर टाइमलाइन कैसे बढ़ाई जो मैंने आपको बताया। टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 149 वर एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अंडर। डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन आई। अब देखोगे तो ये देखो 20 मार्च से 29 जून तक की कंप्लायंस को पहले बढ़ाया गया 30 जून तक, फिर 20 मार्च से 31 दिसंबर तक कंप्लायंस को बढ़ाया गया 31 मार्च तक। यहां तक ठीक है, बट फिर क्या हुआ, जो 31 मार्च की टाइमलाइन थी उसको किया 30 अप्रैल, और जो 30 अप्रैल की टाइमलाइन थी उसको किया 30 जून। ये लास्ट की दो नोटिफिकेशन है ना फ्रेंड्स, ये जो है ये डिफिकल्ट है, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक है। मतलब एसएससी ने जो चैलेंज किया था वो इन दो नोटिफिकेशन को किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो पहले दो नोटिफिकेशन में टाइमलाइन कहां तक बढ़ी है, 31 मार्च 2021 तक, वो कह वो कोई ठीक है। पर जैसे इस नोटिफिकेशन ने टाइमलाइन 30 अप्रैल 2021 की 149 की अंडर द ओल्ड लॉ, तो उन्होंने कहा ये चीज गलत है। इस नोटिफिकेशन की पावर ही नहीं है 31 मार्च 21 के बाद टाइमलाइन बढ़ाने की ऑफ द ओल्ड लॉ। व्हाई? बिकॉज ओल्ड लॉ इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एज ऑन दिस डेट। तो जो ये नोटिफिकेशन थी 31 मार्च 21 की या 27 अप्रैल की, जो ये कह रही थी कि 148 के नोटिस जो हैं, ओल्ड 148 के नोटिस आप 30 अप्रैल 30 जून तक दे सकते हैं, तो एसएससी ने इन दो नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर अल्ट्रा वायरस टू द मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और हाई कोर्ट ने सबको ने अपने एक्सेप्ट भी किया इस बात को। उन्होंने इन दोनों नोटिफिकेशन कह दिया ये अल्ट्रा वायरस है, बिकॉज ये जो टाइमलाइन बढ़ा रही है उस सेक्शन की जो सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं 2021 में क्या चेंज आया। तो हाई कोर्ट का क्या डिसीजन का फर्स्ट राउंड में, रीअसेसमेंट नोटिस वर क्वेश्ड ऑन द ग्राउंड दैट नोटिस इशूड आफ्टर 31 मार्च कैन नॉट बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ ओल्ड लॉ। क्यों? बिकॉज आफ्टर 31 मार्च 2021 ओल्ड लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज नया लॉ आ गया बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक है जी। ऑपरेशन ऑफ ओल्ड लॉ सीज टू हैव इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 एंड न्यू लॉ बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम सच डेट। और इस डेट से नया लॉ एप्लीकेबल हो गया। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा, दैट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच एक्सटेंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओल्ड सेक्शन 149 बियॉन्ड 31 मार्च 2023 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बैड इन लॉ। तो उन्होंने कहा कि वो नोटिफिकेशन का वो पार्ट जो ओल्ड सेक्शन की टाइमलाइन को बढ़ाता है 31 मार्च 21 के आगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बैड इन लॉ। ठीक है जी। हम कह रहे हैं नया लॉ आया, एक बार देखते हैं, डिस्कस करते हैं नए लॉ में ऐसा क्या चेंज था। तो नया लॉ काफी ड्रास्टिकली चेंज है ओल्ड लॉ से। हमारे आज के डिस्कशन के लिए दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक नया सेक्शन आया फ्रेंड्स 148A। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जीके एंड ड्राइव शाफ्ट को इन्होंने स्टैच्यू में डाल दिया। जीके एंड ड्राइव शाफ्ट जो प्रोविजन बताता था, जो बेनिफिट, जो राइट्स बताता था एसएससीज के, वो इन्होंने सेक्शन में इंकॉर्पोरेट कर दिए। 148A क्या कहता है? 148A कहता है कि एओ को 148 इशू करने से पहले, 148 का नोटिस इशू करने से पहले कुछ प्रोसीजर करने पड़ेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी एसएससीज को, कुछ अप्रूवल देनी पड़ेगी। तो इसका क्लॉज ए कहता है कि एओ जो है इंक्वायरी करेगा, लेकिन अगर चाहेगा तो, इफ रिक्वायर्ड, ये डिस्क्रिप्शन है। क्लॉज बी कहता है अगर उसको इंक्वायरी से ऐसा पता लगा कि इनकम एस्केप हो रही है तो वो एसएससी को शो कॉज देगा। शो कॉज अंडर सेक्शन 148A क्लॉज बी विद द प्रायर अप्रूवल, कि भैया आप बताओ हम आपकी इनकम एस्केप क्यों ना असेस किया जाए, हमें ऐसा पता लग रहा है कि आपका इनकम एस्केप हुई है। क्लॉज सी कहता है कि एओ जो है उनका सबमिशन कंसीडर करेगा, और क्लॉज डी कहता है अगर एओ को लगता है कि एक्चुअल में इनकम एस्केप हुई है तो वो 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास करेगा कि वो इनकम एस्केप हुई है, और इसके साथ साथ वो 148 का नोटिस भी इशू करेगा, किसी इनकम एस्केप हुई है, अब मैं आपके ऊपर 148 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो 148 ये प्रोसीजर है
जो फॉलो होगा बिफोर इशू 148 नोटिस। ठीक है। सेकंड मेजर अमेंडमेंट क्या आई सेक्शन 149 में, जो बताता है टाइमलाइन। टाइमलाइन किस चीज का? टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। 148 के नोटिस इशू करने का टाइमलाइन बताता है। वो कहता है कि 140 का नोटिस आप इशू कर सकते हो अप टू 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। 3 साल तक आप इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 3 साल के बाद इशू करना है तो इनकम एस्केपिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 50 लाख और इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट। इन द फॉर्म ऑफ एसेट अगर ये आप दोनों चीजें फुलफिल करते हो, मतलब इनकम एस्केप 50 लाख या उससे ऊपर है इन द फॉर्म ऑफ एसेट, तो आप ये नोटिस इशू कर सकते हो। कौन सा नोटिस? 148 का नोटिस। कब तक? अप टू 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट। समझ गए? जो टाइमलाइन पहले 3 साल है जनरली हर एक के लिए, लेकिन अगर 50 लाख या उसके ऊपर की इनकम एस्केपमेंट है तो 10 साल हो जाती है। जो पहले की पहले 4 और 6 साल थी उसको बढ़ा के इन्होंने कम करके, रादर फर्स्ट केस में कम कर दिया, किसी केस में बढ़ा दिया, तो उन्होंने उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया 3 और 10 साल। ठीक है जी, चेंजेस समझ गए? पहले के लॉ में 148A एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिमिलर टू 148A। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो कहता था 148 से पहले आपको अपॉर्चुनिटी देनी है एसएससी को ये बताने की कि हम आपके ऊपर 148 करें या ना करें। ठीक है जी, पहले 148 इशू होता था, उसके बाद जी के इंटरेस्ट चार्ज लगता था, एसएससी रिटर्न भरता था, अपने रीजन डिमांड करता था, वो रीजन देता था, एसएससी ऑब्जेक्शन फाइल करता था, है ना। अब ये जो 148 इशू होने के बाद होता था, इन्होंने इसको पहले शिफ्ट कर दिया। जो हम देख रहे हैं इन इफेक्ट तो ये एकेडमिक है। अगर एसएससी आपके पास 148A का शो को आ गया तो वो कोई नहीं मानते, वो कहते हैं हमने 148 देने देना, आप जो मर्जी कह। ठीक है, वो अलग बातें हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। तो जो पहले 148 होने के बाद हुआ करता था, अब 148 से पहले हो गया। अब क्या होगा? ये इंक्वायरी करेगा अगर चाहेगा तो, फिर 148A क्लॉज बी में आपको शो कॉज देगा, मैंडेटरी है, इसके बिना 148 नहीं हो सकता। वो आपको शो कॉज देगा, ये पूछेगा बताओ भैया आपके ऊपर इनकम एस्केप असेसमेंट की प्रोसीडिंग क्यों ना की जाए। उसके बाद 148A का ऑर्डर पास करेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, और मैं 148 का नोटिस आपको दे रहा हूं, और साथ में 148 का नोटिस देगा। ठीक है जी, और 148 नोटिस के टाइमलाइन जो है अब हो गई है 3 साल, या अगर इनकम स्कीम 50 लाख या उसके ऊपर है तो 10 साल। पहले टाइम की लाइन क्या थी? पहले टाइमलाइन थी 4 साल, और अगर इनकम स्केपिंग 1 लाख से ऊपर है तो 6 साल। जनरली 10-16 अलग बात है। ठीक है ना। तो पहले 4 और 6 थी, अब उसको बढ़ा के 3 और 10 कर दिया है, बढ़ा के कम करके, है ना, एज द केस में। तो आओ देखते हैं फाइनेंस एक्ट में क्या क्या चेंज आया। फाइनेंस एक्ट 2021 सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 147 टू 151, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है? सब्स्टिट्यूट में 2 चीजें होती हैं, एक तो ओल्ड प्रोविजन रिपील होते हैं, जो मेरा पुराना सेक्शन था वो रिपील हो गए 147 151, और न्यू प्रोविजन इन फोर्स में आते हैं, न्यू प्रोविजन इन फोर्स में आ गए। तो यही कह के हाई कोर्ट ने कहा था कि जब ओल्ड प्रोविजन रिपील हो गए 1/4/2021 से, तो इसके अंडर आप नोटिस कैसे इशू कर सकते हो? तो कोई भी नोटिफिकेशन जो इन प्रोविजंस का टाइमलाइन बढ़ाती है वो अल्ट्रा वायरस है, बिकॉज ये जो पावर है वो एक्ट के पास है। तो नोटिफिकेशन कैन नॉट डू द फंक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव है, दे कैन नॉट डू द फंक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्ट बढ़ा सकती है। 2021 ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ओल्ड प्रोविजन का भी साथ साथ चलेंगे या फिर ये जो नए प्रोविजन है जून से लगेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं हुई। साफ साफ उन्होंने लिखा 1 अप्रैल 21 से लगेंगे। इसका मतलब पार्लियामेंट चाहता था कि ओल्ड प्रोविजन सीज टू एग्जिस्ट हो जाए एज ऑन 31 मार्च 2021। इसी बात को अहमियत दी गई सारे हाई कोर्ट्स में। ठीक है जी। तो फाइनेंस एक्ट 2021 सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 147 टू 151 with new section with effect from 1/4/2021, comparison of time limit under old law and new law। तो अंडर ओल्ड लॉ क्या टाइम लिमिट है और न्यू लॉ? तो अगर इनकम 1 लाख या उससे कम है तो पहले 4 साल थी, और 1 लाख से ऊपर है तो 6 साल थी। अब क्या है? अगर 50 लाख या उससे कम है तो 3 साल, और 50 लाख से ऊपर है तो 10 साल। ठीक है जी। इस बार 10 साल में एक और कंडीशन आ गई है कि इनकम भी एस्केप होनी चाहिए 50 लाख से ऊपर, प्लस वो इनकम इन द फॉर्म ऑफ एसेट होनी चाहिए, है ना। वो जो है आज के टॉपिक का इतना डिटेल डिस्कशन नहीं है, तो उस पर हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, वो कभी और करेंगे। साथ में जो 149 का टाइमलाइन है नए सेक्शन का, उसमें प्रोवाइड आया
प्रोवाइजो क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। प्रोवाइड द नो नोटिस अंडर सेक्शन 148, न्यू सेक्शन की बात कर रहा है, न्यू प्रोवाइजो है, शैल बी इशूड एट एनी टाइम इन अ केस फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और बिफोर फर्स्ट डे 2021। कहता है 1 अप्रैल 2021 से पहले के असेसमेंट ईयर्स के लिए, कौन कौन से, 21, 22 या उससे पहले के असेसमेंट ईयर्स के लिए नोटिस इशू नहीं कर सकते 148 में। क्यों, कब? इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एट दैट टाइम, जब आप नोटिस इशू कर रहे हो नए लॉ में, अगर उस टाइम नोटिस इशू नहीं कर सकते होते ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग बियॉन्ड टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन as they stood immediately before the commencement of Finance Act 2021। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फॉर द असेसमेंट ईयर 21, 22 और बिफोर, या इससे पहले के असेसमेंट ईयर में आप नए लॉ में भी नोटिस इशू नहीं कर सकते अगर जिस दिन आप इशू कर रहे हो नोटिस ऑन द डे, उस दिन अगर पुराना लॉ इफेक्टिव होता, तो अगर ओल्ड लॉ में उस दिन इशू नहीं कर सकते थे तो नए लॉ में भी इशू नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, बेनिफिट दिया गया है जहां 10 साल हुए हैं, तो जहां कम हुए हैं वहां तो कम ही हुए हैं, वहां तो इसी नए लॉ में इशू नहीं कर सकते। बट जहां 6 से 10 साल हुए हैं, तो उन्होंने कहा अगर वो असेसमेंट ईयर 21-22 है उससे पहले का है और 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप नए लॉ में भी इशू नहीं कर सकते इवन if 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। कहने का मतलब है, मान लो अगर आप कब 30 अप्रैल 2021 को आप नोटिस इशू करना चाहते हो, किस साल का, AY 1450, ठीक है जी। न्यू लॉ में इसको 10 साल कब होंगे, 31 मार्च 2025 को, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट वो कहता है ये AY 1450 का नोटिस इशू कर रहे हो, 21 उससे पहले का है, क्या इसको इस दिन ओल्ड लॉ में इशू कर सकते थे क्या? देख लेते हैं। 14-15 को ओल्ड लॉ में 6 साल का बोलते, 31 मार्च 2021, हम इशू कर रहे हैं 30 अप्रैल 2021, नहीं कर सकते थे, तो आप इसको नए लॉ में भी इशू नहीं कर सकते। अगर असेसमेंट ईयर 21-22 उससे पहले के साल हैं, तो वो पुराने साल अगर उनका टाइम बार हो चुका है तो उनको हम नए साल नए लॉ में भी उनको इशू नहीं करेंगे। तो बेनिफिट दिया गया कि नया जो लॉ है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, समझ गए ना। उन्होंने कहा कि इवन इफ ये साल नए लॉ में तो आप एप्लीकेबल है, बट सिंस ओल्ड लॉ में ये क्लोज हो चुका है, तो इसको हम नए लॉ में रीओपन नहीं करेंगे। जो चीज क्लोज हो चुकी है ओल्ड लॉ में उसको रीओपन नहीं किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अभी तक क्या समझा हमने कि डिपार्टमेंट जो नोटिस इशू किए बिटवीन 1/4/21 टू 30 जून 21 अंडर द ओल्ड लॉ, वो चैलेंज किया गया बिफोर द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने सारे नोटिस क्वैश कर दिए बाय सेइंग दैट दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बैड इन लॉ, being issued on the old law and because old law does not exist as on the date of issue of this notice। मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आओ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि साहब जो हाई कोर्ट कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिपार्टमेंट से गलती हुई है, जो नोटिस इश्यू हुए वो होने चाहिए थे नए लॉ में, उन्होंने गलती से कर दिए ओल्ड लॉ में। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट अलाउड वन टाइम लीवे टू टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन दे दिया डिपार्टमेंट को, बाय कंसिडरिंग द नोटिस इशू अंडर सेक्शन 148 ऑफ ओल्ड लॉ टू बी द नोटिस इशू अंडर सेक्शन 148A ऑफ द न्यू लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलती तो हो गई है, अगर हम क्वैश करते हैं तो इससे काफी सारा रेवेन्यू लॉस होगा डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा हम ये मान लेंगे मतलब वन टाइम कि जो नोटिस इशू हुए हैं अंडर 148 ऑफ द ओल्ड लॉ, दे वर इशूड अंडर सेक्शन 148 कैपिटल A क्लॉज B ऑफ द न्यू लॉ। ये क्या था, ये था शो कॉज, जो डिपार्टमेंट एसएससी को देता है टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज व्हाई एन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट शुड नॉट बी इनिशिएटेड ऑन हिम, कि आपके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्यों ना स्टार्ट की जाए बिकॉज ऑफ द मटेरियल जो मेरे पास है। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हम इस 140 का जो नोटिस है इसको ही शो कॉज मान लेंगे।
अब क्या होगा, एसएससी जो है इसका रिप्लाई देगा और वो रिप्लाई एओ कंसीडर करेगा और उसके बाद 148 कैपिटल ए क्लॉज डी का ऑर्डर पास करेगा कि वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, प्रोसीडिंग ड्रॉप करता है, प्रोसीडिंग चालू रखता है। और अगर प्रोसीडिंग चालू रखता है तो इसके साथ में वो 148 का नोटिस भी देगा। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, However, Supreme Court allowed one-time leeway to tax department by considering notice issued under section 148 of the old law to be the notice issued under 148A of the new law. ठीक है जी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल द डिफेंस अवेलेबल टू एसएससी और रेवेन्यू, जो भी डिफेंसेस हैं जो एसएससी के फेवर में है, एसएससी के पास हैं या रेवेन्यू के पास है, अंडर द न्यू लॉ इंक्लूडिंग द डिफेंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 149 स्पेसिफिक नोट किया गया shall continue to be available to them. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमने 148A का नोटिस तो मान लिया, इसको वन टाइम रिलैक्सेशन बेनिफिट दे दे डिपार्टमेंट को, बट कोई भी डिफेंस जो एसएससी या फिर रेवेन्यू के पास है वो एप्लीकेबल रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो ये नोटिस वैलिड हो गए, अगर अदरवाइज ये इनवैलिड हैं तो एसएससी चैलेंज कर सकता है और उसको इनवैलिड हो जाएगा। मान लो एसएससी प्रूव कर देता है कि कोई इनकम एस्केप ही नहीं हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करनी ही करनी है। ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा सारे डिफेंस अवेलेबल होंगे एसएससी के पास इंक्लूडिंग डिफेंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 149। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर टाइम 149 में जो टाइम लिमिट दी है वो भी उसको अपना कंप्लाई करनी पड़ेगी एओ को। अगर नोटिस उसके बाद हैं, अगर टाइमलाइन फॉलो नहीं कर रहे तो वो वैलिड नहीं होंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ओल्ड लॉ के अंदर इशू किए गए थे उनको ये मान लेंगे 148A कैपिटल क्लॉज बी के नोटिस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी डिफेंस अवेलेबल है ये मान लो 148A बी का नोटिस आया आपके पास, शो को नोटिस आया फर्स्ट टाइम, अब आप जो करते इसका, आप चाहे इसको जैसे भी चैलेंज कर सकते थे वो आपके पास एप्लीकेबल है, वो आपके अवेलेबल है, अभी भी उसको चैलेंज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वो राइट नहीं लिया एसएससी से। ठीक है जी। अब इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सीबीडीटी की इंस्ट्रक्शन आई, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022। उन्होंने कहा सिंस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जो ऑल नोटिस को लगता है जो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आए हैं, तो हम एक इंस्ट्रक्शन निकाल देते हैं जिससे स्मूथली ये प्रोसेस फॉलो हो, सब ऑफिसर एक ही चीज करें पूरी इंडिया पैन इंडिया बेस पे। वो सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन ने इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा। उन्होंने क्या कहा सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन ने कि डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेड विद द टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय टीएलए टोला विल अलाउ, अब ध्यान से पढ़ना, तो वो क्या क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो डिसीजन है क्या कहता है, दे अलाउ द एक्सटेंडेड रीअसेसमेंट नोटिस, उन नोटिस की बात कर रहे हैं जो ओल्ड लॉ में हुए थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नया लाइफ दे दिया बाय सेइंग कि दे आर शैल बी डीम्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 148 कैपिटल शो कॉज नोटिस। So these extended reassessment notices shall travel back in time. Travel back in time. ये नई थ्योरी लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस थे, नोटिस हैं जो इशू हुए हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में, they shall travel back in time to their original date. What is original date? भी डिस्कस करते हैं। When such notices were to be issued, जब वो नोटिस इशू होने चाहिए थे, एंड देन न्यू सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट इज टू बी अप्लाइड एट दैट पॉइंट। तो पहले तो जो नोटिस इशू हुए हैं उनको पिछले पहले लेके जाओ, ट्रेवल बैक करो टाइम मशीन में लेके जाके उस डेट पे लेके जाओ जहां पे ये इशू होने चाहिए थे, और अब उस डेट पे पहुंच के आप नया सेक्शन लगाओ कि क्या ये टाइमलाइन के अंदर है या नहीं है। तो उनका कहने का मतलब है, उसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 के बीच में नोटिस इशू किए हैं, इनको सबसे पहले तो आप ट्रैवल बैक कर लो, उस डेट पे ले जाओ जहां पे ये इशू होने चाहिए थे। ये इस टाइम क्यों इशू हुए हैं? बिकॉज ऑफ टोला। तो टोला ने टाइमलाइन कहां से बढ़ाई थी? 20 मार्च 20 से। तो उन्होंने कहा जो सारे नोटिस हैं इनको आप ऐसे पढ़ो कि ये नोटिस इशू हुए हैं 20 मार्च 20 को, ट्रैवल बैक लेके जाओ। अभी हम सीबीडीटी की इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे हैं, फिर समझेंगे वो कितनी अरॉनियस है, क्या है क्या नहीं है, पहले तो समझे कहना क्या चाहते हैं। तो सीबीडीटी कह रहा है कि ये जो सारे नोटिस हैं इसको ट्रैवल बैक करवा लो,
20 मार्च 20 तक ले जाओ। 20 मार्च 20 को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से टोला ने टाइमलाइन एक्सटेंड करनी शुरू की थी और अब इस डेट पे पहुंच गए। अब ये देखो क्या ये 149 जो नया लॉ है वो उसके टाइमलाइन में आ रहे या नहीं आ रहे। ये 149 न्यू लॉ को 20 मार्च 20 को लगवा रहे हैं जब ये लॉ एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ये लॉ कब आया है, ये आया है बाय फाइनेंस एक्ट 2021। बट सीबीडीटी क्या कह रही है, इसको आप लगाओ 20 मार्च 20 को जब एग्जिस्ट भी नहीं करता था, वो वट एवर रीजन। चलो वो हम बाद में देखेंगे कि ये सही है कितना गलत है, अभी समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अब एग्जांपल लो AY 1314। तो 1314 का जो नोटिस इशू हुआ 1 अप्रैल 21 से 30 जून के 21 के बीच में, वो मान लो ट्रेवल बैक कर लो, कब कब कर लो 20 मार्च 20। अब 20 मार्च 20 को क्या AY 1314 का नोटिस इशू हो सकता था अंदर न्यू लॉ, न्यू लॉ में इशू हो सकता था क्या, अब देख लेते हैं। वो क्या न्यू लॉ के अंदर 2 टाइमलाइन है, 3 साल और 10 साल। तो 3 साल में तो इशू नहीं हो सकता बट 10 साल के लिए इशू हो सकता है 10 साल में। तो उन्होंने कहा अगर ये नोटिस AY 1314 का है तो जब भी वैलिड होगा अगर 50 लाख से ऊपर इनकम एस्केपिंग होगी। समझ गया ना, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, बिकॉज पहले ट्रैवल बैक करवाया, ट्रैवल बैक करवा के 20 मार्च 20 को ले गए। अब 20 मार्च 20 को उन्होंने नया सेक्शन लगा रहे 149 का, फिर उसमें 3 साल 10 साल की लिमिट है, फिर 3 साल तो इसके एक्सपायर हो चुके हैं 20 मार्च 20 तक। तो उन्होंने कहा इसलिए ये नोटिस जब भी वैलिड होगा अगर ये 50 लाख तक का है। अभी आप देखते जाओ, सेम केस गोज फॉर 14-15 एंड 15-16। तो इन तीनों सालों के इन्होंने कहा कि AY 13-14 से लेके AY 15-16 के नोटिस अगर आपको इशू हुए हैं 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 तक, तो ये वैलिड होंगे ओनली इफ दे हैव द इनकम एस्केपिंग मोर देन 50 लाख अंडर द न्यू लॉ। और 16-17, अब 16-17 का देखो टाइमलाइन कब खत्म होता है, 3 साल कब खत्म होते हैं 31 मार्च 20 तक। नोटिस कब इशू मान लिए गए हैं 20 मार्च 20 को, तो वैलिड है। तो 16-17 एंड सब्सिक्वेंट ईयर के नोटिस आर ऑल वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो इन्होंने कहा कि अभी जो नोटिस हैं अब जो एओ असेसमेंट करेंगे वो अगर नोटिस AY 13-14, 14-15 एंड 15-16 को पर्टेन करते हैं तो एओ जब असेसमेंट करेगा अगर इनकम एस्केपिंग इज मोर देन 50 लाख। बट अगर ये नोटिस पर्टेन करते हैं टू 16-17 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स तो एओ असेसमेंट कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम एस्केपिंग। ये सीबीटी ने कहा बाय अप्लाइंग द थ्योरी ट्रैवल बैक। ये नया ही इनका, मैं आपको कहता ना बड़ा इनोवेटिव वे लेकर है। और यही नहीं, ये सीबीटी ने खुद नहीं कहा, सीबीटी कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये ट्रैवल बैक की थ्योरी लगाओ और जो नोटिस इशू किए हैं उनको ट्रैवल बैक लेके जाओ जब वो इशू होने चाहिए थे, मतलब 20 मार्च 20 को, और फिर आप नया सेक्शन लगाओ। कितनी कितनी सारी मिसिंग लिंक्स हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कब कहा, कहां कहा, इनके कान में आके कहा, क्या कहा पता नहीं, है ना। जजमेंट तो ऐसा बोलती नहीं, कोई नहीं। तो इसके बेस पे इन्होंने 148 कैपिटल A D का ऑर्डर पास कर दिया इन सालों का और 148 नोटिस इशू कर दी। ठीक है जी। सबसे बड़ा इसमें लूप होल है कि सीबीडीटी जो कह रही है कि इनको इन नोटिस को ट्रैवल बैक करवाओ और फिर 149 की टाइमलाइन लगाओ। अगर आप लोगों को याद हो तो 149 की टाइमलाइन जो है नए सेक्शन की भी वो लगती है टू नोटिस इशू अंडर सेक्शन 148। और सीबीडीटी क्या कह रही है कि इन नोटिस पे टाइमलाइन लगाओ। ये कौन सा नोटिस है, ये नोटिस है 148 कैपिटल A क्लॉज B के। 148 का नोटिस तो अब पास होगा अगर ये पास थ्रू हो जाते हैं, ये सेल थ्रू हो जाते हैं तो। आप समझ पा रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्शियसली इन नोटिस को 148 का नोटिस नहीं कहा था। उन्होंने कहा था नोटिस 148 एक क्रॉस B के हैं, 148 के नोटिस नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहता था सेसी को, जो अपॉर्चुनिटी फाइनेंस एक्ट 2021 में दी है कि अगर आप प्रूव कर देते हो कि आपको इनकम एस्केप नहीं हो रही है तो प्रोसीडिंग्स ही नहीं होंगी आपके ऊपर। वो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो जिसके ड्राइव शार्ट ने भी दे रखी थी वो सेसी से नहीं लेना चाहता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन नोटिस को कहा 148 कैपिटल A के नोटिस हैं। बट
तो इस नोटिस की टाइमलाइन नहीं है 149 में। 149 जो कहता है वो टाइमलाइन बताता है 148 की, और सीबीडीटी क्या कह रही है, वो टाइमलाइन लगा दो 148 कैपिटल ए के नोटिस पे। एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, यदि बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको चेंज किया गया है हाईकोर्ट में, ठीक है ना जी। तो अब ये नोटिस 148 के नोटिस इशू हो गए। अब ये नोटिस सबके अपना हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं। क्या क्या कह के, क्या क्या ग्राउंड्स है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट, जो सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा, वो एरोनियस इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो सीबीडीटी पढ़ रही है ट्रैवलिंग बैक। सीबीडीटी ने ये जो सेक्शन 149 है, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसको उस टाइम लगवा रहा है जिस टाइम सेक्शन 49 एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कब? 20 मार्च 2020 को। और तो 149 उन नोटिस पर लगवा रहा है जिनके 149 है ही नहीं। ये नोटिस इशू हुए हैं 148 कैपिटल ए में, और इनको लगवा रहा है 148 पे। जो जजमेंट्स आई हैं उन्होंने ये कहा, अगर सीबीडीटी की बात माने तो अगर ये नोटिस जून 21 तक इशू हो चुके हैं तो इनका टाइमलाइन असेसमेंट कंप्लीट करने का कब बनता है? 31 मार्च 23 अंडर सेक्शन 153। बट सीबीडीटी खुद ही अपने पोर्टल पे कहती है ये जो टाइमलाइन इनका असेसमेंट कंप्लीट होगी बाय 31 मार्च 24। तो किसी सेक्शन में जब 148 के नोटिस इशू करने की बात आई, जब टाइमलाइन चेक करने की बात आई, जब तो आप कहते हो ये 148 के नोटिस हैं, और जब असेसमेंट कंप्लीट करने की बात आई, जब आप कहते हो नहीं 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 ये तो 148 कैपिटल ए के नोटिस हैं, 148 ए का नोटिस तो बाद में इशू हुआ है, तो टाइमलाइन उससे चेक करेंगे, है ना। कितना लॉजिकल है। तो ये सारी चीजें गई हाई कोर्ट्स में। सबसे पहले रीजन आया दिल्ली हाई कोर्ट का, इन द केस ऑफ टचस्टोन। इट्स अ नेगेटिव रीजन, अगेंस्ट रीजन है ना, फॉर द रीजंस अपना बेस्ट नोन टू देम। बाकी तो दो रीजन हैं, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का और सेकंड है गुजरात हाई कोर्ट का। बड़े डिटेल रीजन है, बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया गया है सब कुछ, पुराना लॉ, नया लॉ, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन और ये सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन, बड़ा डिटेल डिस्कशन। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन डिस्कस किया, और दोनों डिसीजन ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन इज बैड इन लॉ, है ना, बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैटर था वो था AY 1314 का। अच्छा, तो एक और बात समझते हैं, इशू क्या आ रहा है। सबसे पहले इन रीजन को डिस्कस करते हैं एक मिनट में। इशू आ रहा है कि एसएससी के हिसाब से, सीबीडीटी के हिसाब से तो 13-14, 14-15 और 15-16 ये 3 साल खुल सकते हैं इफ इनकम एस्केप मोर देन 50 लाख, और 16-17 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स खुल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम एस्केपिंग। व्हाट इज द राइट लॉ? हमारे हिसाब से एसएससी के हिसाब से क्या खुल सकता है? एसएससी कंटेस्ट करता है कि सर 13-14, 14-15 और 14-15, 13-14 एंड 14-15 तो टाइम बार्ड है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वो खुल नहीं सकते। एसएससी ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज वो कहता है नए लॉ में एक प्रोविजन है, वो कहता है, जो प्रोविजन हमने पढ़ा था, कि जब आप नोटिस इशू कर रहे हो 148 का, उस टाइम पे अगर आप ओल्ड लॉ में नोटिस इशू नहीं कर सकते तो आप नए लॉ में भी इशू नहीं करोगे। तो 13-14 का जो नोटिस है वो ओल्ड लॉ में कब तक इशू हो सकता था? 31 मार्च 20 तक, और 14-15 का 31 मार्च 21 तक। अब 148 के नोटिस कब इशू हुए हैं? ये इशू हुए हैं समवेयर अराउंड जुलाई 2022। जो जून तक इशू हुए थे 148 कैपिटल लेके थे, तो उनका जो शो कॉज दिया, ऑर्डर पास हुआ, तो अल्टीमेटली जुलाई 2022 में नॉर्मली हर केस में इन्होंने 148 नोटिस इशू हुए हैं। तो इस दिन पे ये दोनों टाइमलाइन निकल चुकी हैं। इस चक्कर में आप 13-14, 14-15 और 15-16 भी टाइम बार हो गया। 15-16 का भी टाइमलाइन क्या था? 31 मार्च 22, अब इशू हुआ है जुलाई 22 में, तो ये तीनों साल टाइम बार हो गया, किसी हालत में इनके नोटिस इशू नहीं हो सकते। और उन्होंने क्या कहा, और सच्ची का क्या मानना है? अब आते हैं 50 लाख के लिमिट पर। 16, 17, 17, 18 और 18, 19 आप जब भी इशू कर सकते हो जब ये टाइमलाइन, जब इनकी इनकम स्कीम 50 लाख से ऊपर हो।
क्यों? इनके 3 साल का पूरे हो गए, 20 में, इसके 21 में और इसके 22 में। आपके इशू कब हो रहे हैं? जुलाई 22 में। तो इन 3 साल, ये 3 सालों का जब भी इशू कर सकते हो जब इनकम एस्केपिंग 22 लाख से ऊपर हो, और इरिस्पेक्टिव इनकम एस्केपिंग आप 19-20 से सब्सिक्वेंट ईयर के इशू कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो सीबीडीटी क्या कह रही है कि 50 लाख या उसके ऊपर चाहिए मुझे 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16 के लिए, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम एस्केपिंग में 16, 17 एंड सब्सिक्वेंट ईयर के आपके इशू कर सकती हूँ, राइट। एसएससी क्या कह रहा है? एसएससी कह रहा है कि ये जो 3 साल हैं ये तो हो गए आपके टाइम बार, इनके तो आप इशू कर ही नहीं सकते, और 16, 17, 17, 18 और 18, 19 इनके आप जब इशू कर सकते हो जब 50 लाख या उसके 50 लाख से ज्यादा हो, और 19-20 से आप कभी भी इशू कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम एस्केपिंग। तो ये जो है टसल चल रही है बिटवीन सीबीडीटी एंड एसएससी। तो जो भी 13, 14, 14, 15, 15, 16 के नोटिस हैं उनको हमने चैलेंज किया बिफोर द हाई कोर्ट्स, और 16, 17, 17, 18, 18, 19 के अगर इनकम एस्केपिंग 50 लाख से कम है वो भी चैलेंज किए बिफोर द हाई कोर्ट्स कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बैड इन लॉ। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो मैटर था टचस्टोन में वो था फॉर द AY 1314। सिमिलरली नोटिस इशू हुआ था 148 कैपिटल ए का जो नोटिस था एज पर सुप्रीम कोर्ट, वो हुआ था अपना इसी पीरियड के बीच में 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 के बीच में, और समवेयर अराउंड जुलाई 22 तक आपका 148 का नोटिस इशू हुआ। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जो इशू था प्रोवाइजो का लेके, आप समझो ना बात को, कि जो एसएससी कह रहा है कि ये टाइम बार्ड हो गया, वाई दे आर सेइंग टाइम बार्ड हो गया, रिलाइंग ऑन द प्रोवाइजो, बिकॉज प्रोवाइजो कहता है जब जुलाई 22 में ये इशू हुआ 148 का नोटिस, उस टाइम पे ओल्ड लॉ में आप इसका नोटिस इशू नहीं कर सकते थे 13, 14 का। क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज 6 साल हैं, 13, 14, 6 साल करके 31 मार्च 20 हो जाते हैं। ये आर्ग्यूमेंट लिखा गया बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोवाइजो कैसे पढ़ा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा प्रोवाइजो जो कहता है कि 31 मार्च 20 को ये साल एक्सपायर हो जाता है, बट इफ यू रीड इट विद द टोला, तो टोला में ये टाइमलाइन बढ़ा के 30 जून 21 कर दी थी ना। तो 30 जून 21 कर दी थी, इसलिए ये प्रोवाइजो के नोटिस 30 जून 21 तक इशू हो सकते थे इस साल में प्रोवाइजो के अंदर। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जो फर्स्ट नोटिस है, जो 148 कैपिटल ए का नोटिस है, वो इस डेट से पहले इशू हुआ है, इसलिए AY 1314 जो है वो वैलिड है उनका ओपनिंग। इन हम्बल व्यू ऐसा लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट कंफ्यूज हुआ बिटवीन द नोटिस इशू अंडर 148A एंड विज़ नोटिस इशू अंडर सेक्शन 148। ये जो 30 जून 21 से पहले जो नोटिस इशू हुआ 148A का नोटिस था, उन्होंने इसको ही मान लिया 148 का नोटिस। तो एक तो ये दिक्कत। दूसरा इंटरप्रिटेशन का क्या था कि प्रोवाइजो को पढ़ने के लिए उन्होंने टोला का यूज किया, जबकि अगर आप देखो जो सब्सिक्वेंट हाई कोर्ट्स आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड गुजरात हाई कोर्ट, उन्होंने बड़ी एक्सप्लिसिटली कहा कि प्रोवाइजो के लिए टोला यूज नहीं होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने रीजनिंग दी कि जब फाइनेंस एक्ट 2021 आया उस टाइम पार्लियामेंट को वेरी वेल दे नो अबाउट द कोविड सिचुएशन एंड टोला। अगर उनको ये प्रोवाइजो की टाइमलाइन को सब्जेक्ट टू करना था टोला से, तो वो वहीं पे ऐसे चीज डाल देते। वो ये चाहते थे कि 31 मार्च 21 के बाद कोई भी पुराना जो केस है वो ना खुले, जिसके 6 साल इस टाइम पूरे हो गए, वो अब इसके बाद ना खुले। वो इस सिचुएशन को एंड करना चाहते थे। उन्होंने ये चीज प्रोवाइजो में नहीं डाली, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोवाइजो में जो टाइमलाइन गिवन है 4 और 6 साल की अंडर द ओल्ड लॉ, 6 ईयर्स की अंडर द ओल्ड लॉ, उसके लिए आप टोला यूज नहीं कर सकते। मतलब 13, 14 आपका 31 मार्च 20 को एक्सपायर हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टोला, इस पर टोला नहीं लगेगा। तो 31 मार्च 20 के बाद इसमें नए लॉ में और नोटिस इशू नहीं हो सकता।
ठीक है जी। यही सेम बात कही अपना गुजरात हाई कोर्ट। एक्चुअली गुजरात हाई कोर्ट के सामने 13-14 एंड 14-15 था, जो उन्होंने क्वैश कर दिया ये कह के कि ये प्रोवाइजो में टोला नहीं लगेगा, और ये जो है टाइम बार हो गए हैं 31 मार्च 20 को एंड 31 मार्च 21 को। दोनों केस ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो बैड इन लॉ है। अब सब्सिक्वेंट क्या होगा? अब आप क्या करोगे? अगर आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट है जिसके पास ये 148 की प्रोसीडिंग चल रही हैं इन सालों के रिगार्डिंग, जो हमने साल डिस्कस किए, कौन कौन से? 13-14, 14-15 एंड 15-16, तो ये तो क्वैश हो जाने चाहिए। और 16-17, 17-18 एंड 18-19, अगर ये इनकम एस्केपिंग 50 लाख या उससे कम है तो ये भी क्वैश हो जाने चाहिए। अगर ऐसा कोई एसएससी है आपके पास का क्लाइंट है जिनमें ये इशू है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है कि आप रेट फाइल करिए, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, बट इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, एफर्ट इन्वॉल्व है। सेकंड क्या है कि आप नॉर्मल रूट फॉलो करो, अपना डिपार्टमेंट को लेटर लिखो कि ये इशू जो है अभी सब्सिडाइज है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स आ रहे हैं, कुछ फेवर में है कुछ अगेंस्ट में है, आप मेरे पे प्रोसीडिंग जब भी स्टार्ट करना, अभी अबेंस में कर दीजिए जब ये चीज़ फाइनली सेटल हो जाए। अगर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो आप नॉर्मल रूट फाइल करो, वो आपके असेसमेंट करेगा, अपील करना, हर जगह अपना ये आर्ग्यूमेंट लेते रहे। ठीक है जी, आओ देखते हैं। तो टेस्ट में क्या कहा हाई कोर्ट ने? द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर दैट असेसमेंट फॉर AWAT 13-14 बिकेम टाइम बार ऑन 31 मार्च 20 इज इनकरेक्ट। तो सेथी ने कहा था मेरी असेसमेंट टाइम बार हो गई 31 मार्च 20 को अंडर द ओल्ड लॉ, और नए लॉ में नहीं खुल सकती बिकॉज ऑफ दैट प्रोवाइजो। द टाइम पीरियड फॉर असेसमेंट स्टूड एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2021। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा लगा दिया प्रोवाइजो में। द इनिशियल रीअसेसमेंट नोटिस 148A के नोटिस की बात हो रही है, फॉर AY 13-14 हैज बीन इश्यूड टू द पेटिशनर विद इन द सेट एक्सटेंडेड पीरियड। ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज हो गए हैं noted in 148A and 148. The Supreme Court had declared that the said reassessment notice to be deemed as notice under section 148A and permitted revenue to complete the said proceedings. In this case, the income alleged to have escaped assessment more than 50 lakh, and therefore the rigor of section 149(1)(b) of the Act, as amended by the Finance Act 2021, has been satisfied. मतलब 10 साल नहीं हुए हैं तो इसलिए ये खोल सकते हैं। ठीक है, which we believe is bad in law. उसके बाद आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का राजीव बंसल का केस। इन्होंने क्या कहा? अनअमेंडेड प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू नोटिस इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2021। 1/4/21 के बाद ओल्ड लॉ नहीं लगेगा, ये पहले भी कह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म भी कर दिया, उन्होंने अगेन रिट्रेट किया इस बात को। और इन्होंने कहा टाइमलाइन प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 149 अंडर द न्यू लॉ कैन नॉट बी काउंटेड बाय गिविंग टाइम रिलैक्सेशन। उन्होंने कहा न्यू लॉ में टोला नहीं लगेगा, बिकॉज अगर लगाना होता पार्लियामेंट खुद ही लगा देता। रिलैक्सेशन द टोला वुड नॉट गवर्न द टाइम फ्रेम प्रेस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट प्रोवाइजो टू 149। तो ना 3 और 10 साल कंप्यूट करने में टोला लगाएंगे, और ना ही प्रोवाइजो जो ओल्ड लॉ की टाइम लाइन है 6 साल की, उसको कंप्यूट करने में टोला लगाएंगे। बड़ा ही एक्सप्लिसिटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। यही सेम बात गुजरात हाई कोर्ट में ने किनारा इंडस्ट्रीज में कही कि ओल्ड रिजीम ऑफ रीअसेसमेंट वाज रिपील्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। 1/4/21 से पुराना लॉ खत्म हो गया था। रीअसेसमेंट नोटिस which had become time bar prior to 1/4/2021 under the old regime on expiry of 6 years because the proviso limitation period cannot be revived by tola। उनका proviso में टोला नहीं लगाएंगे। It was held CBDT instruction number 1/2022 is an erroneous interpretation of apex court decision। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा सीबीडी ने जो इंटरप्रेट किया गुजरात हाई अपना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को आशीष अग्रवाल में, वो एरोनियस इंटरप्रिटेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हम रिट फाइल करें, या हम डिपार्टमेंट को कहें कि भैया प्रोसीडिंग अबेंस में रख लो टिल द टाइम इशू सेटल्ड। अगर वो नहीं मानता है तो हम नॉर्मल रूट फॉलो करें, असेसमेंट करवाएं, और फिर अपील में ये ग्राउंड लेते रहें जब तक शायद आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये एसएससी के फेवर में डिसाइड होगा, और आपकी अपील जो है वहाँ पे आपके फेवर में डिसाइड हो जाएगी। ठीक है जी।
तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिस्कशन हो, कुछ भी आपको कमेंट हो, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हो, कोई इस पे क्वेरी हो, कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, आप कमेंट सेक्शन में डालें, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।